Hi everyone and welcome back to yet another fun-filled but a little long video. क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जितना हम इस वीडियो में समझेंगे पढ़ेंगे उतना इज़ गोइंग टू बी इनफ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग चैप्टर। पढ़ने बैठे और अगर डीप में पढ़ने बैठे तो पढ़ते रह ही जाओगे, ठीक है। एग्जाम आगे चला जाएगा लेकिन तुम पढ़ रहे होगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए टाइम बहुत मैटर करता है, इसीलिए सेलेक्टिव स्टडी इज़ द गो टू मंत्र। और जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, याद अच्छे से करेंगे, कुछ भूलेंगे नहीं, एंड नोट्स बनाएंगे और एडिटर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो डेफिनेटली करेंगे। और अगर ये सब कर लेते हैं फिर तो आई डोंट थिंक कुछ रोक सकते हैं डॉक्टर बनने से, ठीक है। सो नाउ विल स्टार्ट ऑफ विद व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड ओके लेट्स बिगिन। वेल अब मैं ये जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल कि हम लोग जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स का वर्ल्ड है, ओके, उसको क्लासिफाई करना चाह रहे हैं, ओके। अब केमिस्ट्री में भी हम लोग अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू वेरियस ग्रुप्स, इनटू वेरियस पीरियड्स, ठीक है। क्या रीज़न होता है, क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन? ऐसे ही बोर हो रहे थे, चलो क्लासिफाई कर लेते हैं? नो, ठीक है, ये रीज़न नहीं होता क्लासिफिकेशन का। बेसिकली टू मेक्स थिंग्स मोर ईजियर, सिस्टमैटिक बनाने के लिए। अब तुम एक जगह देखोगे तुम्हें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक, नॉट ऑर्गेनिक, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ठीक है। तो तुम क्या एक एक को पकड़ के उसकी प्रॉपर्टीज, उसके सब कुछ, उसकी बॉडी कैसी है, सबको स्टडी करते रहोगे? दैट विल नॉट बी पॉसिबल, राइट? बिकॉज एक नहीं, दो नहीं, वी हैव लॉट, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, ओके। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते डेफिनेटली। तो हमें कोई ना कोई क्लासिफिकेशन डेफिनेटली चाहिए। द सेम थिंग गोज फॉर केमिस्ट्री। हम लोग सारे के सारे एलिमेंट्स को नहीं पढ़ सकते, तो हमें कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन एक सिस्टमैटिक वे चाहिए, एंड ओनली देन वी कैन प्रोसीड, ओके। तो बायोलॉजी में ये हमने कैसे किया? अब ऑर्गेनिजम्स आज तो आए नहीं हैं, बहुत टाइम से प्रेजेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए, हर साइंटिस्ट के दिमाग में ये आइडिया आया कि यार ऐसे क्लासिफाई कर देते हैं, ऐसे क्लासिफाई कर देते हैं, एंड ये सब क्लासिफिकेशंस जो अलग अलग साइंटिस्ट ने करी वो हमको आज समझनी है, पढ़नी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनली, ठीक है। इतना कुछ मैंने बोल दिया है, फाइनली इसको शुरू करते हैं। बेसिकली द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, देखो बहुत टाइप की क्लासिफिकेशन आई, ऐसा नहीं कि पहली क्लासिफिकेशन आई थी बूम दैट वाज राइट, ऐसा नहीं था। इवन इन द पीरियोडिसिटी, यू नो, कि पहला पहला जो टेबल आया था वही हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं था। डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स आए थे जो रिजेक्ट होते गए थे विद टाइम, एंड फाइनली वी हैव आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो भी वेल इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग रिजेक्टेड है, बट वो हम लोग किसी और दिन बात करेंगे उस बारे में, ठीक है। सो बेसिकली द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन of the biological world, okay, was based on the use of organism। मतलब ऑर्गेनिज्म हमारे किस काम में आ रहा है, ठीक है। नॉट ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी लिविंग क्रिएचर है, जो भी बायोलॉजिकल क्रिएचर है, वो किस काम में आ रहा है, उसके ऊपर बेस्ड थी हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर हम लोग उसे खा रहे हैं, उसका यूज़ है खाना, तो दैट इज़ द फूड, ओके। अगर हम उससे शेल्टर ले रहे हैं यानी कि ट्रीज, ओके, तो फिर मतलब फौना, तो फिर हो गया हमारे पास शेल्टर। या फिर हम उससे अगर क्लोथिंग ले रहे हैं तो वो हमारा हो गया क्लोथिंग। सो ये तीन टाइप के क्लासिफिकेशंस बनाए गए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ यूजेज, हम उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। और ये थी हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सबसे पहली क्लासिफिकेशन, ठीक है। बट ये टाइप की क्लासिफिकेशन तो यार कोई भी कर लेगा, मैं भी कर लूँगी बैठ के, तुम भी कर ही लोगे, ठीक है। सो इट वॉज नॉट अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ क्लासिफाइंग थिंग्स, इट वॉज अ वे ऑफ क्लासिफाइंग थिंग्स बट नॉट अ वेरी साइंटिफिक वे, है ना। तो पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, the first scientific attempt to, you know, classify the living world was made by Aristotle। अब ये जो है ना, जो मैंने अब बोला, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पहला अटेम्प्ट किसने किया था और पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने किया था। तो पहले अटेम्प्ट में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे अच्छा हाँ क्लोथिंग, फूड, शेल्टर वाला, बट नो, दैट वाज जस्ट अ वेरी जनरल अटेम्प्ट, बट साइंटिफिक अटेम्प्ट पहला ये था, ओके। एंड एरिस्टोटल एक्चुअली क्लासिफाइड द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इनटू टू पार्ट्स विच इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब यही बहुत सिंपल सा लग रहा है, बट एक्चुअली दिस इज अ साइंटिफिक वे ऑफ क्लासिफाइंग योर ऑर्गेनिजम्स, की कुछ कुछ हमारे प्लांट्स हो गए, कुछ कुछ हमारे एनिमल्स कैटेगरी में आ गए, ठीक है। Plants also were actually further classified onto three different classifications, which is herbs, shrubs and trees, ठीक है। We know the difference between what are herbs, what are shrubs, what are trees। herbs जो होते हैं उनकी full life, उनकी जो stems होती हैं वो green रहती हैं। in shrubs they turn woody और they turn brown, और trees तो हमें पता है कि उनकी bark होती है proper, right। and animals को classify किया था for the two categories में, anemia and anemia। अब ये anemia, anemia क्या है,
कैसे याद रखेंगे, समझो, ठीक है। अब किसी को अगर किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है, हम उसको बोलते हैं उनमें खून की कमी है, राइट। सो व्हाट इज द डिजीज दैट वी से दैट दे हैव, वी से दैट उनको अनीमिया है, ANEMI, वो अनीमिया होता है, ठीक है। दिस एक्चुअली डिजीज इज कॉल्ड अनीमिया, जिसमें हम लोग को खून की कमी होती है, खून एग्जैक्टली ब्लड की नहीं होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ठीक है। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, बिकॉज एक याद करने का तरीका है, अनीमिया जो हमारे होते हैं, इट रिजेंबल्स दिस anemia, okay, and these are those animals which do not have the RBCs, okay, whereas anemia do have the RBCs। RBCs का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, और अगर रेड ब्लड सेल्स होंगे तो ब्लड ऑफ कोर्स रेड कलर का होगा, ठीक है। तो जो एनीमिया होते हैं इनका ब्लड रेड होता है, और जो अनेमिया होते हैं इनका ब्लड रेड नहीं होता, ठीक है। तो क्योंकि इनके अंदर आरबीसीज नहीं है, तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ओ जिनमें आरबीसीज, जिनमें हीमोग्लोबिन नहीं था, उनको हम अनीमिया कहते हैं, ठीक है, और इनको हम अनीमिया कहते हैं। सो इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ रिमेंबरिंग स्टफ, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है, बट इसको सिर्फ याद करने का तरीका है। सो अभी तक वी हैव डन व्हाट आर द, व्हाई डू वी क्लासीफाई, फर्स्टली क्योंकि हमको चीज़ें आसान बनानी है, ठीक है। देन फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज द अर्लीस्ट वन, जो कि बेस्ड था बहुत ही जनरल कैटेगरी के ऊपर, and this one made by scientist Aristotle was the first scientific way of classifying biological world। तो फिर जैसे ही हमारी क्लासिफिकेशन की कहानी स्टार्ट हुई ना, फिर तो क्लासिफिकेशन पे क्लासिफिकेशन आती गई, ठीक है। सो देन वी हैव, आफ्टर द फर्स्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ क्लासिफाइंग योर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स गिवन बाय एरिस्टोटल, वी हैव द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि हमने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरीज में बांट दिया, वॉज डन बाय कैरोलस लिनस, ठीक है। अब ये ज़रूरी है, तुम्हें नाम याद करना ज़रूरी है, ठीक है। अब दिस इज समथिंग, इसलिए बोलती हूँ नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, ठीक है, रोज़ रिवाइज करो चीज़ों को, एक बार नज़र मारने से भी इट गोज़ अ लॉन्ग वे। वाई? बिकॉज हम चीज़ें भूल जाते हैं, हम लोग इंसान हैं यार, ठीक है, वी कीप फॉरगेटिंग थिंग्स, बट अगर हम लोग चीज़ याद करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो नहीं भूलते हैं, राइट। सो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी, इट वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट कैरोलस लिनस, and he actually divided the entire biological world into just two classifications, which is Plantae and Animalia, ठीक है। यानी कि प्लांट्स, और उनको उसने डिफाइन कैसे किया, कौन है प्लांट्स, they stay in their place and do photosynthesis, basically they're going to make their own food, okay, and they're going to be at their own place, वो अपने खाने के लिए लोकोमोशन नहीं करेंगे। जो एनिमल्स होते हैं, जो हम लोग होते हैं, ठीक है, और ऑल द डिफरेंट एनिमल्स, वो अपने खाने के लिए यहाँ से वहाँ जाते हैं, ठीक है, for their food requirements, but plants are going to be self sufficient, वो अपने लिए खुद खाना बना सकते हैं, और इसलिए उनको यहाँ से वहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो द मेन डिफरेंस वॉज लोकोमोशन, अगर मैं इस कैटेगरी में देखूं, बिटवीन द टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनस, ठीक है। अब लोकोमोशन था मेन डिफरेंस, और लिनस ने दिया था, तो एल से एल को याद रखना। कभी कभी बीच में आई कीप टेलिंग यू दिस निमोनिक्स, क्योंकि यार कितना ही याद रख लेंगे बच्चे, छोटे बच्चे तो है ना। सो दिस इज एनिमलिया, और इनमें क्या डिफरेंस है, दे विल वॉक एंड ईट, इनको लोकोमोशन करनी पड़ेगी फॉर गेटिंग देयर फूड फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद वी हैव द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज़ द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। जो अर्नस्ट हेकल थे, इनको रियलाइज़ हुआ कि ठीक है यार, वर्ल्ड में एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो ना प्लांट्स हैं और ना एनिमल्स हैं, ठीक है। अब एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही है, तो वो भी दोनों के दोनों कैटेगरीज मल्टी सेलुलर, यानी कि सिर्फ एक सिंगल सेल से तो नहीं बने हैं, दे आर एक्चुअली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके। बट ऐसा भी एक बायोलॉजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है विच ओनली हैज़ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, और उनको उन्होंने नाम दे दिया किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो अर्नस्ट हेकल वाज द वन हु एक्चुअली थॉट कि नहीं यार, प्लांट एनिमल के अलावा भी दुनिया है, और वो कौन सी दुनिया है, वो है सिंगल सेल्यूलर दुनिया है, ठीक है। और उन सिंगल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ही गेव द नेम एज किंगडम प्रोटिस्टा। और क्योंकि यहाँ पे अब तीन किंगडम्स आ गए थे, एनिमलिया, प्लांटे एंड योर प्रोटिस्टा विच इज़ द सिंगल सेल्ड, इसलिए हो गई हमारी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। आई होप वी आर क्लियर, ऑलराइट। उसके बाद हमारी आई फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। मैंने कहा ना यार, एक बार स्टार्ट हुआ फिर तो स्टार्ट हो ही गया, ठीक है। कोपलैंड ने दी थी हमारी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, और इस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ वन, इसमें हमारे पास क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड मेटाफाइटा एंड मेटोजोआ, ठीक है। अब ये जो मेटाफाइटा मेटाजोआ है, दे आर जस्ट द सेम एज प्लांटे एंड एनिमलिया, बट द डिफरेंस इज इन दिस
मोनेरा, ठीक है। प्रोटिस्टा तो पहले ही बढ़ के आ चुके हैं, ये मोनेरा क्या चीज़ है, ऑलराइट। तो जैसे कि हमने बात किया कि दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ओके, जो प्रोटिस्टा होते हैं, बट सिंगल सेल होने के बावजूद डिफरेंस होता है। डिफरेंस कहाँ होता है? इन द सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। वील स्टडी अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक नेचर्स, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आया, जिसकी वजह से किंगडम मोनेरा आया हमारे पास। बट दिस वॉज द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. Moving on, we have the 5 kingdom classification given by R.H. Whitaker, and guys, this is the most important one from the examination point of view, from the NCERT point of view, and from this chapter point of view also. तो 5 kingdom classification थी हमारी, जो सबसे important classification थी, और इसने all living organisms को classify किया into Monera, Protista, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन सा है? यहाँ पे एक्स्ट्रा है फंजाई, ठीक है। फंजाई हमारे एक डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे. दे वर नॉट सिंगल सेल्ड, दे वर नॉट यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ओके, दे हैव अ डिफरेंट कैटेगरी completely, and those belong to fungi. Okay, finally we have the 6 kingdom classification, not very important from the NEET point of view, not very important from the NCERT point of view, but I'm just telling you so that तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में या 6 किंगडम्स में डिवाइड किया, ओके। बैक्टीरिया, आर्के एंड यूकारिया, विच मीन्स आर्के मतलब आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं, और यूकैरिया मतलब जिसमें प्रोटिस्टा और प्लांटे, फंजाई और एनिमिलिया आते हैं, ओके। सो जस्ट नो दिस दैट हमने ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस समझी of the biological world. I'm not going to say animal world, but the biological world, okay. So these were the attempts made to classify the biological world. तो अगर मैं डीपली अंडरस्टैंड करूँ हमारी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को, विच वॉज गिवन बाय कैरलस लिनस, ठीक है। एज आई ऑलरेडी सेड, एल फॉर लिनस, एल फॉर लोकोमोशन. तो मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 कैटेगरीज वॉज की लोकोमोशन. क्या ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरे जगह अपना खाना लेने जा पा रहा है, या फिर वो उसी जगह खड़ा है अपना खाना खुद बना रहा है, ठीक है। अगर वो खाना लेने जा रहा है, तो यानी कि उसकी बॉडी में छोटे छोटे फ्लैजिलेट्स हो सकते हैं उसके, या अपेंडेजेस हो सकते हैं, वॉट एवर, ठीक है। तो जो भी उसके पास अगर लोकोमोशन का कोई भी साधन है उसकी बॉडी में, तो दैट इज गोइंग टू बी योर एनिमल्स. और अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो अपना खाना खुद बना रहा है, मीन्स इट डज नॉट हैव एनी लोकोमोशन की कोई भी मतलब फ्लैजिलेट्स या कोई भी सिलिया कुछ भी नहीं है, देन दैट इज गोइंग टू बी द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो अगर मैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स देखूँ, ठीक है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट्स, फंजाई, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, Pteridophyta, Bryophyta, algae, all these were classified in the category of plants, ठीक है। इरिस्पेक्टिव कि कोई सिंगल सेल है, कोई मल्टी सेलुलर है, या फिर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, कोई यूकैरियोटिक सेल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ दैट, किसी के पास फोटोसिंथेसिस कोई कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, दे वर ऑल कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जो कि बहुत ही एक खिचड़ी पकने वाली बात है, बिकॉज क्या है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, राइट। वेर एज द अमीबा, द पैरामिशियम, ठीक है, वर्टिब्रेट्स एंड ऑल द इनवर्टिब्रेट्स वो कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ योर एनिमल्स, ओके। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा एक अनइवन सी या फिर अनसिस्टमैटिक बात थी, क्योंकि सब कुछ इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ठीक है, सबको बहुत ही वेग कैटेगरी में डाल दिया था, राइट। सो अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ, तो ये बहुत क्लियर है कि द थिंकिंग दैट लिनस हैड वाज कि अगर किसी के पास सिलिया है या फ्लैजिलेट क्या होता है, किसी की बॉडी में छोटे छोटे जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच हेल्प देम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। और अगर ऐसा नहीं है, तो टॉकिंग अबाउट हायर ऑर्गेनिज्म, तो उसके पास तो अपेंडेजेस ही होंगी, हाथ पैर होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है। बेसिक रीज़न है कि उसके पास चीज़ होनी चाहिए फॉर मूवमेंट, ओके। तो अगर वो चीज़ है तो मतलब वो एक एनिमल है, अगर वो चीज़ नहीं है तो यानी कि उसके पास क्या है, यानी कि वो एक प्लांट है, ठीक है। और क्योंकि वो एक प्लांट है, तो यानी कि वो एक जगह खड़ा रहेगा, वो एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकता, यानी कि उसके पास होगी सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स के पास होती है ना, राइट। तो क्योंकि क्यों होती है, बिकॉज उसको सब कुछ विदस्टैंड करना है, उसको इन्वायरमेंट से लड़ना है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाके छुप नहीं सकता शेल्टर में, तो उसको सब कुछ विदस्टैंड करने के लिए इट नीड्स अ सेल वॉल, ओके। तो ये एक मेजर पैरामीटर था फॉर क्लासिफिकेशन विच वॉज डन बाय लिनस। पर अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर वर प्लेस टुगेदर, एज देख ही रहे हो, ठीक है। यू कैन सी इन दिस ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऑल दीज आर मल्टी सेलुलर, राइट। वरएज बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं, सब यूनिसेलुलर होते हैं, राइट। तो ये चीज़ है हमारी जो एक बहुत ही ज़्यादा अनसिस्टमैटिक बात थी या डिसएडवांटेज थी ऑफ योर Linus classification or two kingdom classification, okay. Prokaryotes were together kept with eukaryotes, जैसे तुम देख रहे हो यहाँ पे, all these are my eukaryotes, ठीक है, and these are my prokaryotes,
बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब मेरे क्या होते हैं, ऑल दीज आर माई प्रोकैरियोट्स, राइट। सो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक को साथ में रख दिया था, अगेन नॉट अ राइट थिंग, राइट। उसके बाद पोजीशन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स वाज कंट्रोवर्शियल, मतलब क्या कंट्रोवर्शियल क्या था इसके अंदर, जैसे कि तुम देख रहे हो यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना के पास जो है वो सेल वॉल जो है वो नहीं होता है, और फ्लैजिला भी होते हैं, ठीक है। सेल वॉल नहीं होता, फ्लैजिला होते हैं, राइट, विच मीन्स इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी एन एनिमल, राइट, बट इट वाज कैटेगराइज्ड एज ए प्लांट, ओके। क्लेमाइडोमोनास की बात करूँ तो ये इसके पास फ्लैजिला होता है और ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एक प्लांट होना चाहिए, बट दे वर कैटेगराइज्ड एज एनिमल्स। सिमिलरली स्लाइम मोल्ड जो होते हैं हमारे वो हेट्रोट्रोफिक होते हैं, स्टिल दे वर कैटेगराइज्ड एज प्लांट्स, ओके। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक डिसएडवांटेज वाली बात थी, एंड दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द लिनस क्लासिफिकेशन। बात करें अगर हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो दिया था R.H. विटेकर ने, एंड दिस इज आई ऑलरेडी सेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो हम लोग इस चैप्टर में समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो क्लासिफिकेशन है इसका बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस आर यू क्लासिफाइंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन था, विच इज द सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर मतलब जो सेल है, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं, जो सेल्स हमारे, यू नो द डिफरेंस, राइट। प्रोकैरियोटिक्स हमारे जो होते हैं प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक हमारे हायर सेल्स होते हैं, ओके। ऑफ कोर्स द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस होता है वो डिफाइंड एंड अनडिफाइंड होता है इन दीज टू, एंड यू गाइज नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, राइट। देन वी हैव बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इज इट अ यूनिसेलुलर सिस्टम और अ मल्टी सेलुलर सिस्टम, दिस इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। Then we have mode of reproduction. The mode of reproduction either it can be asexual or it can be sexual mode of reproduction, ठीक है। जनरली जो हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे प्रेफर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जनरली जो लोअर होते हैं दे प्रेफर, ओके, द asexual one. Then we have nutrition. Either they are autotrophic, which means they can synthesize their own food, or they are heterotrophic, which means they are dependent on the autotrophic ones for their food requirement, okay. And the last one is the phylogenetic relationship. What is the phylogenetic relationship? It means the ancestral history, ठीक है, कि उनके ancestors कौन कौन से हैं। ये हमारा एक important criteria था, ये जो actually पांचों ही बहुत important थे, okay, बट बाकी सब तुम्हें नाम से समझ में आ रहे हैं, ओके। बट जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज, क्योंकि ये जो होता है इट इज़ बेस्ड ऑन द एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, और यही वाला क्राइटेरिया इस क्लासिफिकेशन को सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अलग बनाता है, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन केम इन 1969, विच इज़ नॉट वेरी फार अवे, तो यानी कि बहुत ज़्यादा ओल्ड क्लासिफिकेशन ये नहीं है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है, थोड़ी सी न्यू है, इसलिए काफ़ी सही भी है, राइट। एंड दैट इज़ वाई दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो कि एनसीईआरटी में है, और दैट्स वाई यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, ठीक है। सो नाउ वी हैव स्टडीड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विच एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, and out of that we have this phylogenetic or the ancestral history as the most important criteria for classification of the organism. तो अगर मैं बात करूँ इन 5 किंगडम्स की, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पार्ट्स हैं, विच इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया, ठीक है। और इनको मैं क्लासीफाई करूँ ऑन द डिफरेंट बेसिस, ओके। तो पहला है हमारा सेल टाइप, विच इज़ आइदर इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल और इट इज़ अ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है, ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता है, ऑफ कोर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके पास नहीं होती है, एंड यूकैरियोटिक में सब कुछ डिफाइंड रहता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें सेल टाइप की, तो सिर्फ हमारे जो मोनरल्स होते हैं दे आर एक्चुअली प्रोकैरियोटिक, मतलब ये बहुत ही प्रिमिटिव सेल्स हैं, ठीक है, विच मीन्स दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, ओके। एंड वेयर एज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया ऑल आर योर यूकैरियोटिक, विच मीन्स दे हैव अ परफेक्टली डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट द सेल वॉल, अब जो सेल वॉल होती है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे शुड बी ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, है ना। क्यों होती है प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं उनको रफ एंड टफ होना पड़ता है, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव द आउटसाइड कंडीशंस। वो ऐसे घर पे तो नहीं जा सकते, बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, है ना, दे हैव टू स्टे इन देयर ओन प्लेस, इसलिए उनके पास टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स उनके पास होती है सेल वॉल, उनके सेल्स में होती है सेल वॉल। और एनिमल्स बिकॉज वो लोकोमोशन कर सकते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी सेल वॉल, इसलिए उनके पास नहीं होती है। ये तो बहुत बेसिक फंडा है, ठीक है। सो ये तो बहुत क्लियर हो गया कि एनिमलिया के पास सेल वॉल एब्सेंट होने वाली है और प्लांटे के पास सेल वॉल प्रेजेंट होने वाली है, ठीक है। बट सेल वॉल भी हमारी किससे बनती है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जनरली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। तो जो मेन प्लांट्स होते हैं, जो हमारा प्लांट किंगडम है, जिनके पास सेल वॉल, जो जिनकी
कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, उनकी सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की, ठीक है, तभी वो होते हैं प्लांट सेल्स, ओके, विच डू हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ओके। टॉकिंग अबाउट मोनेरन्स, दे ऑल्सो हैव अ सेल वॉल बट इट इज़ नॉन सेल्यूलोसिक। देखो सेल वॉल अगर है तो सेल्यूलोसिक ही होगी, ऐसा ही होता है जनरली, ठीक है, जो कि प्लांट्स में होता है। बट मोनेरन्स के पास सेल वॉल है बट इट इज़ नॉट सेल्यूलोसिक, इट इज़ पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं, जिसको हम लोग पेप्टिडो ग्लाइकैन भी कहते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड को साथ में हम लोग पेप्टिडो ग्लाइकैन्स भी कहते हैं, बिकॉज पेप्टिडो मतलब अमीनो एसिड्स और ग्लाइकैन मतलब ग्लूकोज विच इज़ एक्चुअली पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो पेप्टिडो ग्लाइकैन से बन के हमारा जो होता है वो सेल वॉल बनती है, किसकी, मोनेरन्स की। प्रोटिस्टेंस की होती है, सब में नहीं होती है, ठीक है। सो मोनेरन्स डू हैव अ सेल वॉल बट इट इज़ नॉट सेल्यूलोसिक, प्रोटिस्टेंस माइट हैव, माइट नॉट हैव, ओके। फंजाइज के पास भी होती है बट इट इज़ मेड अप ऑफ चिटिन और काइटिन, ठीक है, इसको हम लोग चिटिन भी बोलते हैं, काइटिन भी बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर क्लास प्रोनाउंसिएशन यू गाइज हैव, बिकॉज उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है प्रोनाउंसिएशन का, ठीक है, बस आना चाहिए हमें। सो पॉइंट बीइंग कि सेल वॉल अगर हम लोग बात करें तो प्लांट्स में डेफिनेटली होगी, सेल्यूलोज की होगी, एनिमल्स में डेफिनेटली नहीं होगी बिकॉज उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। टॉकिंग अबाउट मोनेरन्स वहाँ पे होगी बट नॉन सेल्यूलोसिक होगी, और कौन सी होगी, पेप्टिडोग्लाइकैन की होगी, ठीक है। प्रोटिस्टेंस के पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और फंजाइज के पास भी है बट मेड अप ऑफ चिटिन और काइटिन, ठीक है। देन वी हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ कोर्स अब प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं होती है उनके पास, ठीक है, तो इट इज एब्सेंट हियर, एंड बिकॉज बाकी हमारे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोटिक हैं तो उनके पास प्रेजेंट एंड प्रेजेंट, ओके। टॉकिंग अबाउट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो मोनेरन्स और प्रोटिस्टेंस होते हैं दे आर, मोनेरन्स ऑफ कोर्स हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोटिस्टेंस हमारे यूकैरियोटिक होते हैं, बट दोनों ही हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। सो दिस इज सेल्यूलर एंड ये जो हमारे फंगस होते हैं, यहाँ से हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ। पहले हमारे एक्चुअली क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स मिलके इकट्ठे होके सेम टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं टिश्यूज़, फिर सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़ बनाते हैं लूज टिश्यूज़, ओके, एंड सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़ व्हेन दे वर्क टुगेदर दे मेक एन ऑर्गन, ओके, और ऑर्गन साथ में मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म को, ओके। सो बेसिकली अभी तक मोनेरन्स और प्रोटिस्टेंस तक सेलुलर लेवल ही चल रहा था, बट उसके बाद फंगस तक आते आते हमारा सेलुलर लेवल बढ़ा, सेल्स आपस में साथ में आ गए, ठीक है, और लूज टिश्यू क्रिएट हो गया, ओके। और क्योंकि अभी हमारे पास परफेक्ट नहीं हुआ है इसलिए टिश्यू भी थोड़ा सा लूज सा है, ओके, बट द फर्स्ट टाइम जब हमारा मल्टी सेलुलरिटी जो आई थी या फिर लूज टिश्यू फॉर्मेशन जो आई थी वो आई थी हमारी फंगस में, ओके। और राइट, प्लांटे के पास हमारे पास टिश्यू भी हो सकता है और ऑर्गन भी हो सकता है, ठीक है। एनिमलिया के पास तो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ही पूरा होता है, ओके। सो एम आई क्लियर विद दी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पार्ट। अगर हम बात करें सेलुलर स्ट्रक्चर की तो मोनेरन्स एंड प्रोटिस्टेंस आर वेरी प्रिमिटिव, ठीक है, तो ये सिंगल सेल्ड होते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट फंजाई, वहाँ से हल्का हल्का हमारा स्टार्ट हुआ मल्टी सेलुलरिटी का आना, ठीक है, और वहाँ पे लूज टिश्यू बनना स्टार्ट हुए, एंड उसके बाद फाइनली प्लांटे एंड एनिमलिया आर मच कॉम्प्लेक्स, तो उनके पास क्या है, एक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी है। ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो खाना कैसे अपना खाते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि दे शुड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये तो हमने बहुत ही ईजिली पढ़ा है और बचपन से पढ़ते आए हैं कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं और एनिमल्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उनको हम लोग प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू मेक देयर ओन फूड, और हम लोग एनिमल्स को हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू मेक देयर ओन फूड बट दे आर गोइंग टू डिपेंड ऑन दी अदर्स फॉर देयर ओन फूड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने प्लांटे को तो बोल दिया ऑटोट्रॉफिक, वो भी कौन सा ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, बिकॉज दे आर गोइंग टू सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट और सनलाइट, ठीक है। और जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो हमारे हो गए हेट्रोट्रोफिक, या फिर इनको होलोजोइक बोला और सैप्रोफिटिक बोला, ठीक है। हेट्रोट्रोफ मतलब अपना खाना खुद तो डेफिनेटली नहीं बना रहा, ओके, अब कहाँ से ला रहा है खाना, या तो वो किसी पर डिपेंड करेगा विच इज़ हेट्रोट्रोफिक, राइट। अगर वो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। और अगर वो अपना खाना इंजेस्ट कर रहा है, द प्रोसेस और द फिनोमिना इन विच द ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू इंजेस्ट देयर फूड, ओके, इज कॉल्ड द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये भी हमारे एनिमल्स की कैटेगरी में आ गया। टॉकिंग अबाउट मोनेरल्स, भाई मोनेरल्स तो बहुत चालाक होते हैं, ठीक है, ये सब करते हैं, ये खाना खुद बना भी रहे हैं, खाना नहीं भी बना रहे हैं, दे आर वेरी वेरी कन्फ्यूज एज टू व्हाट दे आर, ठीक है, बहुत ही बेचारे ओल्ड थे तो उनको खुद ही नहीं पता है क्या कर रहे हैं। माई पॉइंट बीइंग कि हमारे पास ये या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बना रहे हैं,
वो भी, उसमें भी खाना खुद बनाने भी कैसे बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस से बना रहे हैं यानी कि लाइट से बना रहे हैं, या केमिकल से बना रहे हैं, ठीक है, केमिकल से भी खाना बनता है और उसको हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो हमारे जो मोनरल्स होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक, राइट, दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक, एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी आइदर दे कैन बी फोटोसिंथेटिक और दे कैन बी कीमोसिंथेटिक। उसके बाद दे माइट ऑल्सो नॉट बी ऑटोट्रोफिक, हो सकता है वो हेट्रोट्रोफिक हो। तो हेट्रोट्रोफिक में भी उनके पास सैप्रोफिटिक है और पैरासिटिक है, या तो वो सैप्रोफाइट्स हो सकती है यानी कि डिपेंडिंग ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, और इट कैन बी पैरासिटिक यानी कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे कंप्लीट डिपेंडेंस करेंगे फूड की और उनसे सिर्फ फूड और न्यूट्रिशन ले लेंगे और बदले में कुछ देंगे नहीं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट प्रोटेस्टेंट्स, प्रोटेस्टेंट्स हमारे हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, और हेट्रोट्रोफिक, ये भी दोनों ही हैं, ओके, बट इसमें हमारा कीमोसिंथेटिक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फोटोसिंथेसिस। अगर तुम ऑटोट्रॉफिक हो तो तुम सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर सकते हो, तुम कीमोसिंथेसिस नहीं कर सकते हो, राइट। Talking about fungi, fungi are generally, not generally, but they are actually heterotrophic, which means they can be either saprophytic or parasitic, ठीक है। तो ये हमारा इंटायर टेबल है विच इज़ लुक्स लाइक क्वाइट ईजी, ठीक है, और है भी काफ़ी ईजी, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, बस हमें चीज़ें समझनी है और चीज़ें याद रखनी है कि यार कौन से हमारे जो मोनरल्स होते हैं वो तुम खुद ही देख रहे हो कितने कितने खुद ही कन्फ्यूज हो, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत ही प्रिमिटिव है तो एक थोड़े कन्फ्यूज उनको होना बनता भी है, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमेशा याद रखना, सेलुलोज के बारे में, सेल वॉल प्रेजेंस के बारे में, ठीक है, न्यूक्लियर वॉल प्रेजेंस एब्सेंस के बारे में, ये सब चीज़ें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस में आ सकती हैं, तो इनको हमेशा याद रखना, ओके। तो ये जो टेबल है यार, ये एनसीईआरटी का टेबल है, इसको तुम स्क्रीनशॉट लो या अपना एनसीईआरटी में से नोट्स बनाओ, वट एवर, बट प्लीज़ मेमोराइज दिस टेबल बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ को क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आराम से और बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज क्वेश्चन इस पर आ सकता है, आ चुका भी है, ठीक है, और राइट। तो जो अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी ये वाली, ठीक है, ये हमारी थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. विटेकर ने दी थी, और बहुत ही क्लियर है मुझे यहाँ पे ये बात कि जो भी हमारे यूकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होंगे वो प्रोटिस्टा की कैटेगरी में आने चाहिए, ठीक है। अगर यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोटिक है तो मोनेरा, अगर यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक है तो प्रोटिस्टा कैटेगरी में आने चाहिए, ठीक है। नाउ विच मीन्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. विटेकर ने दी थी उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा कोई यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, दे शुड बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा, क्लियर, ओके। जब हमने इससे पहले वाली एल से लोकोमोशन, एल से लिनस वाली क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, राइट, उसमें हमने अमीबा पैरामिशम को, बिकॉज दे कैन लोकोमोट, क्योंकि वो चल सकते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी पे स्यूडो हेयर्स होते हैं, ठीक है, आई थिंक स्यूडोपोडिया सबको पता है क्या होता है, राइट, या फिर सीलिया होते हैं ऑन इन केस ऑफ योर पैरामिशम, क्योंकि वो लोकोमोट कर सकते हैं, इसलिए हमने इनको पढ़ा था एनिमल्स में, ठीक है। और क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला को, क्योंकि दे आर फोटोसिंथेटिक, इसलिए हमने इनको पढ़ा था प्लांट्स की कैटेगरी में, ठीक है। बट अब सिंस योर क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा एंड पैरामिशन, ये चारों के चारों हमारे क्या हैं, ऑल दीज 4 आर यूकैरियोटिक, ओके, एंड ऑल्सो सिंगल सेल्यूलर। इसीलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये चारों के चारों आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा। इज इट क्लियर? तो मैं ये कह सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ एक्चुअली, एनसीईआरटी ने ये क्या बोला, एनसीईआरटी हैज़ क्लियरली टोल्ड, क्योंकि ये वो चीज़ एनसीईआरटी में इसलिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली ये चीज़ बोल दी कि पहले तो हमने लिनस क्लासिफिकेशन में वी हैव सेपरेटेड दीज टू फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, अमीबा पैरामिशम को एक कैटेगरी में रखा और क्लमाइडोमोनास क्लोरेला को एक कैटेगरी में रखा विच इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। बट जो हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी इसमें हमने इन सबको यूनाइट कर दिया, एक कर दिया, बिकॉज दे ऑल वर यूकैरियोटिक एंड सेलुलर, और जो यूकैरियोटिक सेलुलर होता है वो प्रोटिस्टा कैटेगरी में आता है, इसलिए ऑल दीज बिलोंग टू द प्रोटिस्टा कैटेगरी। इज दिस क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्ट्रेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन इस पर आ सकता है, मुझे लगता है इस साल भी डेफिनेटली आएगा, ठीक है, लिखवा लो तुम मुझसे। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो कि क्यों मैं इसको चिल्ला चिल्ला के बार बार बोल रही हूँ कि ऑल दीज 4 आर नॉट एक्चुअली बिलोंग टू डिफरेंट किंगडम्स नाउ, बट दे बिलोंग टू वन किंगडम विच इज़ किंगडम प्रोटिस्टा, बिकॉज दे आर एक्चुअली यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, दो चीज़ें जो इनको प्रोटिस्टा बनाती हैं, क्लियर, ओके। टॉकिंग अबाउट आवर स्पाइरोगेरा, ठीक है, स्पाइरोगेरा यूलोथ्रिक्स, आई जस्ट राइट इट अगेन, ओके, यूलोथ्रिक्स एंड क्लैडोफोरा, ओके। ये जो हमारी तीनों होती हैं ये हमारी होती हैं एल्गे, ओके,
एंड क्योंकि ग्रीन एल्गे हैं तो यानी कि फोटोसिंथेटिक होती हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड एंड ऑफ कोर्स दे आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो क्योंकि हमारी एक तो वैसे मैंने क्या बोला, दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एल्गे, दे ग्रीन एल्गे एक्चुअली, विच मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड, ओके, एंड दे आर मल्टी सेलुलर। तो मैंने क्या बोल दिया, कैन मेक देयर ओन फूड एंड मल्टी सेलुलर। तो जैसे ही कैन मेक देयर ओन फूड आ जाए, यानी कि ऑटोट्रोफिज्म आ जाए एंड यूकैरियोटिक आ जाए, ठीक है, एंड मल्टी सेलुलर आ जाए, ओके, विच मीन्स दैट यहाँ पे टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, तो दे आर गोइंग टू बी द कैटेगरी ऑफ प्लांटिंग। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हियर अकॉर्डिंग टू RH विटेकर क्लासिफिकेशन और द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये हमारे प्रेजेंट होंगे इन योर किंगडम प्लांटिंग। इज इट क्लियर? ओके, तो ये जो मैं सब बोल रही हूँ, जो मैंने इस स्लाइड में बोला अबाउट द प्रेजेंस ऑफ क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा एंड पैरामेशियम इन द सेम किंगडम विच इज प्रोटिस्टा, ये NCERT के अकॉर्डिंग, वो क्वेश्चन पता है कैसे पूछेगा, व्हाट अबाउट RH विटेकर्स क्लासिफिकेशन, वो ये बोलेगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, या बोल सकता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था, या RH विटेकर क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था। तो भाई उनकी क्लासिफिकेशन में इन चारों को साथ रखा गया था, मतलब ये चार यूनाइट कब हुए थे, दे वर यूनाइटेड ओनली इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और उससे पहले जो लिनस यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसमें देवर डिफरेंट, दे वर नॉट टुगेदर, ठीक है। सेम हियर, ठीक है, ये स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स और क्लैडोफोरा है, दे शुड बिलोंग टू द एल्गे पार्ट, बट क्योंकि ये हमारे मल्टी सेलुलर हैं और फूड मेकिंग प्रोसेस खुद कर सकते हैं, सो दे डेफिनेटली शुड बिलोंग टू प्लांटिंग, ठीक है, क्योंकि ये खाना खुद बना रहे हैं, ये मल्टी सेलुलर भी हैं, तो अकॉर्डिंग टू RH विटेकर और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे शुड बी टुगेदर इन किंगडम प्लांटिंग, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों बातें जो NCERT रिटन बातें हैं बहुत ज़रूरी हैं, तो इसको प्लीज़ ध्यान से अच्छे से नोट्स तो बना ही रहे होगे, ठीक है, बोलने की बात नहीं है, तो उसको रिवाइज ठीक से करना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अब बात करते हैं हमारी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की, विच वॉज गिवन बाय मिस्टर कार्ल बोस, और इन्होंने डिवाइड किया था हमारे लिविंग वर्ल्ड को 3 डिफरेंट डोमेन्स में या फिर 6 डिफरेंट किंगडम्स में, ठीक है। तो जो 3 डोमेन थी वो क्या थी, वी हैव बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं वो सारे बैक्टीरिया, ओके, और अलग से एक डिफरेंट बैक्टीरिया था विच इज़ कॉल्ड दी आर्के बैक्टीरिया, जिसके लिए एक अलग ही डोमेन बना दिया गया था, क्यों, बिकॉज ये कुछ स्पेशल था इसमें, we will talk about that in future, okay। and then we have eukarya, जिसमें सारे यूकैरियोट्स थे, which is protista, fungi, एनिमिलिया, प्लांटे, सब, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास 3 बड़े बड़े डोमेन्स थे, और NCERT ने इसको बहुत कम डिस्कस किया, हम भी इसे बहुत कम डिस्कस करेंगे, बिकॉज अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ओके। सो वी हैव 3 मेन डोमेन्स, बैक्टीरिया, आर्के एंड यूकैरिया, एंड 6 किंगडम्स विच इज यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया एंड ऑल दीज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट, ओके। ओके, तो अब हम बात करते हैं, एक एक किंगडम को पकड़ते हैं और उसको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो हमें RH विटेकर ने दी थी, फर्स्ट किंगडम विच वी हैव टू स्टडी इज किंगडम मोनेरा, और इसके अंदर कौन होते हैं, यूनिसेलुलर, ओके, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। यूनिसेलुलर तो ऑफकोर्स हैं, बिकॉज प्रोकैरियोट्स इतने सिंपल है तो मल्टीसेलुलर तो वैसे भी हो नहीं सकते, और प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, जो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ किंगडम मोनेरा इज दैट ऑल प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू बी हियर इन दिस पर्टिकुलर किंगडम। दूसरी बात ये है कि किंगडम मोनेरा जो है उसमें सारे प्रोकैरियोट होते हैं, पता है हमें, जितने भी प्रोकैरियोट्स इस दुनिया में हैं, ठीक है, वो हैं सिर्फ बैक्टीरियाज, और वो बहुत है, ठीक है। बैक्टीरिया सिर्फ एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोटिक नेचर में एग्जिस्ट करता है, पर वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इतना हर जगह पे, ठीक है। अभी मैं जो यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पे हर जगह पे बैक्टीरिया, इफ़ आई आई कैन नॉट जस्ट सी इट, ठीक है, इतना है कि मैं इसको देखूंगी तो पागल हो जाऊंगी, कोई भी उसको देख नहीं सकता क्योंकि इतना छोटा है, राइट, बट इट इज़ एक्चुअली एवरीवेयर, ओके। सो ये हमारे होते हैं कॉस्मोपॉलिटन, या फिर इसको हम बोलते हैं यूबीक्विटस, और इसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह पे, कहीं पे भी तुम बात कर लो, बैक्टीरिया तो वहाँ पे होगा ही होगा। जैसे लिव्स इन एनारोबिक एज वेल एज एरोबिक कंडीशंस, दे ऑल्सो सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक हॉट स्प्रिंग, स्नो एंड डीप ओशंस, क्योंकि इतनी वैरायटी है इतनी जगहों पे। अब जैसे ह्यूमंस है, दे कैन नॉट लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, राइट, मॉडरेट कंडीशन चाहिए होते हैं हमें सर्वाइवल के लिए, राइट। सिमिलरली ऐसे हर ऑर्गेनिज्म के लिए अपना अपना होता है, वेयर दे लिव, वेयर दे कैन सर्वाइव, वेयर दे कैन नॉट सर्वाइव, इनका ऐसा कुछ नहीं है, ये हर जगह होंगे, हर जगह होंगे, ठीक है। अब क्योंकि हर जगह हो सकते हैं, कोई कोई चूज़ ही नहीं करते हैं कोई जगह, दे कैन प्रेजेंट एक्चुअली एवरीवेयर, इसलिए हमारे हर जगह होते हैं, इसलिए मैक्सिमम इन अमाउंट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट बिग इनहैबिटेंट, ओके।
तो ये हमारे फर्स्ट इनहैबिटेंट्स हैं, यानी कि सबसे पहले क्रीचर्स जो आए, बायोलॉजिकल क्रीचर्स, वो हमारे यही थे। ये तो हमें ये भी बहुत क्लियर है बिकॉज ये प्रोकैरियोटिक इन नेचर है। तो हमारा जो बायोलॉजी थी वो एज यू नो कि एवोल्यूशन हुई थी, तो स्टार्टिंग से इतना कॉम्प्लेक्स सब कुछ नहीं था, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत सिंपल सेल्स आए, उसके बाद वो सिंपल सेल्स जो है वो डेवलप हुए आगे जाके, या फिर आई वुड से एवोल्यूशन हुई उनकी, एंड देन फाइनली वी हैव वेरी कॉम्प्लेक्स बीइंग्स अराउंड ऑल ऑफ अस, राइट। तो इसलिए बिकॉज ये फर्स्ट इनहैबिटेंट्स है इसलिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, राइट। ओके, सोल मेंबर्स आर बैक्टीरिया, जैसे कि मैंने बोला इसमें सारे के सारे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया के अलावा कोई ऐसा क्रीचर ही नहीं है यार जो कि प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर किंगडम मोनेरा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी में जो तुम्हें पता होनी चाहिए, दैट इज दैट दे शो सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये तो बात एनसीईआरटी ने लिख दी है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज कई बच्चे बार कंफ्यूज जाएंगे इसमें। ये तो मैंने बोल दिया कि इनका स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक, यानी कि काफ़ी सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी हाँ हमें लग सकता है कि यार इनका स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल था, ये कॉम्प्लेक्स वर्ड क्यों आ रहा है। इट इज़ बिकॉज इनका जो नेचर है, सर्वाइवल का कह लो, बिहेवियर का कह लो, बिकॉज दे बेसिकली कैन एग्जिस्ट एवरीवेयर यार। इतने सिंपल सेल्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक डिफाइंड नहीं है बट हर जगह रह रहे हैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्स ही बात है ना ये। तो उनका बिहेवियर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और मैक्सिमम इनमें क्या है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये तो तुम देख ही रहे हो भाई, हर जगह ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तुम लोग स्नो की बात कर लो, मार्शी एरियाज़ की बात कर लो, पानी की बात कर लो, हॉट स्प्रिंग्स की बात करो, वहाँ जहाँ बोलोगे वहाँ ही है। तो अगर ये हर जगह सर्वाइव कर पा रहे हैं तो इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये है हमारा किंगडम मोनेरा। ओनली बैक्टीरियाज, जितने भी बैक्टीरिया तुम गिनवा लो, आर के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ओके, ब्लू ग्रीन, जितना मर्जी बैक्टीरिया गिनवा लो, सब इस कैटेगरी, आर के बैक्टीरिया वगैरह सब ऑल विल बी इन दिस कैटेगरी। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये हमारे होते हैं प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्लियर, ऑलराइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स इन डिटेल। तो अभी तक मैं जितनी बार बोल चुकी हूँ व्हाट आर प्रोकैरियोट्स, हम लोग ने डिस्कस कर लिया है कि सारे के सारे जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं दे विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली होते क्या है, लेट्स डिस्कस दिस। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे ये नॉर्मल सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है, सिंगल सेल्स होते हैं, और सेल का एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर होता है उसके बीच का एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को सराउंड करती है या फिर बाकी साइटोप्लाज्म से अलग करती है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना वो यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। तो एक अगर न्यूक्लियस है भी तो एक पैच काइंड ऑफ फॉर्म में होगा, उसे कुछ सराउंड नहीं कर रहा, उसे कुछ अलग नहीं कर रहा बाकी साइटोप्लाज्म से, पर एक न्यूक्लियस है काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ, बट वो जो है वो सराउंडेड नहीं है। तो वी कैन से दैट ट्रू न्यूक्लियस एक्चुअली में कुछ न्यूक्लियस जैसा है तो सही बीच में, ठीक है, बट क्योंकि वो सराउंडेड नहीं है, क्योंकि वो ऐसे इकट्ठा नहीं हुआ ठीक से, दैट इज नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस बिकॉज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, सो वी कैन से दैट न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट. Is this clear? Alright, nuclear membrane and the nucleus is together called a nucleolus, which is going to be absent in case of your prokaryotes. Alright. Then the second important thing is that membrane bound organelles are going to be absent. अब सेल है, सेल के अंदर और क्या क्या होगा, पहले तो न्यूक्लियस होगा विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वो तो सेल के अंदर होना ही चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट, अच्छा ऐसे ऐसे सेल बताओ जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, सोचो सोचो, ओके, थिंक अबाउट इट एंड आंसर, मे बी यू कैन आंसर दिस इन द नेक्स्ट वीडियो, बट अभी तक अभी के लिए ऐसा सोचो कि कौन सा सेल ऐसा होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता, ओके। सो एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन वन ऑफ द वीडियोज, लेट मी टेल यू, ऑफ बायोलॉजी, ओके। तो अब हमको जानना है कि हमारे किसी सेल के अंदर बीच में क्या होता है, एक तो न्यूक्लियस होता है और साथ में होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट जो कि अलग अलग फंक्शंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं और इन ऑर्गेनल्स की अपनी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है जो इनको बाकी साइटोप्लाज्म से अलग करती है ना। तो ये हमारे होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। अब इस सेल के पास न्यूक्लियस तक के पास मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या ऑर्गेनल्स के पास होगी, ऑर्गेनल्स तो वैसे भी छुटपुट चीज़ें हैं, मेन इंपॉर्टेंट बात तो न्यूक्लियस होती है, उस तक के पास अगर तुम्हारी मेम्ब्रेन नहीं है तो यार सेल ऑर्गेनल्स के पास थोड़ी ना होगी फिर न्यूक्लियस, है ना। दैट इज़ वाई ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिनकी मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वैक्यूल, वो सब इस सेल में नहीं होगा, ठीक है। बट ऐसे इक्के दुक्के जो ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होना ज़रूरी नहीं है, विच आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे कि हमारे हो गए राइबोसोम्स, ठीक है, वो इस केस में प्रेजेंट होंगे। सो प्रोकैरियोट्स विल नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, will not have any membrane bound cell organelle but will have non membrane bound organelles
just like your ribosomes. Clear? देन वी हैव हिस्टोन प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जो पैकिंग ऑफ डीएनए में यूज होते हैं, दोज हिस्टोन प्रोटीन्स आर गोइंग टू बी एब्सेंट, ऑफ कोर्स ट्रू, ठीक है. देन साइक्लोसिस इज गोइंग टू बी एब्सेंट. अब जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो ऐसे स्टिल नहीं रहता है, ठीक है. इट इज़ गोइंग टू बी डायनेमिक, मतलब वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रीम कर रहा होता है, एंड दैट स्ट्रीमिंग ऑफ योर साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस, विच इज़ गोइंग टू बी एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. अब बाकी सारे यूकैरियोट्स में होती है, ठीक है. प्रोकैरियोट में ये चीज़ नहीं होती है, साइक्लोसिस यहाँ पे नहीं हो रही होती है. देन वी हैव ट्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू बी एब्सेंट. अब तुम देख रहे हो यहाँ पे बहुत ट्रू 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 वर्ड यूज हुआ है. हमने बोला ट्रू न्यूक्लियस नहीं है ना, न्यूक्लियस बोल दिया है बट बोला ट्रू नहीं है वो भी. देन हमने बोल दिया कि ट्रू सेल ऑर्गेनल्स नहीं है बिकॉज जो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है वो प्रेजेंट है. फिर मैंने बोल दिया ट्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं है. अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या फेक वाली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे. इसका कहने का मतलब बेसिकली ये है कि बिकॉज फॉर इन केस ऑफ योर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन what we need is we need haploid gametes which are going to fuse to form a zygote which will further form an embryo, and that is what your sexual reproduction is all about, right? But इस केस में हमारे जो सेल्स होते हैं वो खुद ही हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है. अब एक डिप्लॉइड सेल दो हैप्लॉइड बनाएगा, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी सर्टेन इंटरमिक्सिंग और जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो होगा. बट अब ये सिंगल सेल्ड है, ठीक है, ये खुद ही हैप्लॉइड है, तो ये कैसे कैसे करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना. दैट इज़ वाई इन दिस केस यू डू नॉट हैव अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर प्रोकैरियोट सेल्स. और क्यों ये प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव या पुराने ज़माने के क्यों है ये, क्योंकि इसके सब कुछ ही बड़ा सिंपल है. न्यूक्लियस सिंपल सा विदाउट मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनल सिंपल से हैं, बस जो बिना मेम्ब्रेन का मिल गया राइबोसोम उसको ही लगा लिया हमने, ठीक है. हिस्टोन प्रोटीन्स है ही नहीं हमारे पास, ओके. सो ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर प्रोकैरियोट्स, ओके, और प्रोकैरियोटिक सेल्स. अब किंगडम मोनेरा में हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स की, विच आर ओनली एंड ओनली बैक्टीरियाज, ठीक है. तो जो भी हमारे बैक्टीरियाज होते हैं दुनिया में, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप दे आर क्लासिफाइड इनटू दीज 4 टाइप्स विच इज़ कॉकाई और कॉकस, ओके. ये हमारे होते हैं स्फेरिकल शेप, जैसे कि तुम्हें दिख ही रहा है, ओके. एंड ये हमारे अगर रॉड शेप्ड है तो इसको हम लोग बैसिलाई कहते हैं, अगर स्पाइरल शेप्ड है तो इसको हम स्पिरेला कहते हैं, ओके. और जब विब्रियो शेप्ड है या फिर कॉमा शेप्ड है उसको हम विब्रियो बैक्टीरियाज कहते हैं. आई थिंक इट्स वेरी कॉमन, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऐसा नहीं है बिकॉज 4 टाइप्स नॉर्मल जनरल हैं. बट इंपॉर्टेंट थिंग अब मैं बता रही हूँ क्या है, दैट जो कॉकाई होते हैं, ठीक है, ये हमारे नॉन फ्लैजुलेटेड होते हैं, फ्लैजुलेटेड होते हैं, यानी कि इनके पास कभी भी कोई एक्सटर्नल सीलिया, एक्सटर्नल हेयर्स, एक्सटर्नल फ्लैजुला नहीं होंगे. और ये एक्सटर्नल सीलिया क्यों होता है, ऐसे शो के लिए नहीं होता है, फैशन के लिए नहीं होता है, ठीक है, मूवमेंट के लिए होता है, लोकोमोशन के लिए होता है. तो अगर इसके अंदर लोकोमोशन, अगर इनके अंदर फ्लैजुलाज है ही नहीं तो विच मीन्स दे कैन डेफिनेटली नॉट मूव अबाउट, सो दे आर गोइंग टू बी नॉन मोटाइल, ठीक है. यानी कि वो चल नहीं सकते, लोकोमोशन नहीं देख सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकते, ठीक है. सो ये जो हमारे कॉकाई होते हैं या फिर स्फेरिकल शेप कॉकस बैक्टीरिया होता है, दिस इज गोइंग टू बी नॉन फ्लैजुलेटेड, which means they are not going to be able to move from one place to another, whereas all the other ones जैसे bacilli, spirilla and vibrio of different shapes, they may or may not have flagella, ठीक है. बट सिर्फ और सिर्फ कॉकाई ऐसा है जिसके पास कभी भी फ्लैजुलास नहीं होंगे, विच मीन्स दे विल नेवर बी एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, सिंपल, ओके. अब हम समझेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल. प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई ड्राइंग क्योंकि आई नो इतनी अच्छी नहीं है, बट फीलिंग समझा दूंगी कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है. एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे होते हैं प्रिमिटिव सेल, पुराने सेल, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, यानी कि इनकी न्यूक्लियर इनके पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस तो है, विच मीन्स न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट. तो वो जो क्रोमोसोम्स है इसके अंदर ये हमारे, दे आर नॉट परफेक्टली डिफाइंड, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है. यू कैन सी दैट वी हैव अ सर्क्यूलर डीएनए, स्पाइरल सर्कुलर डीएनए है, और इसको पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स तक प्रेजेंट नहीं है इसके पास, ठीक है. सो दिस इज देयर, ओके. नाउ यू कैन सी के बाहर वाली एक सेल वॉल है जो कि होती ही है, होनी ही चाहिए, ठीक है. अंदर वाली एक सेल मेम्ब्रेन है, ये भी होनी चाहिए, होती ही है, ओके. देन वी हैव, इस सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. देन इनसाइड वी हैव अ साइटोप्लाज्म, जो भी होता है होना ही चाहिए. अभी पढ़ा कि इसके पास ऐसे ऑर्गेनल्स नहीं होंगे जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, पर ऐसे हो सकते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं. सो वी विल बी हैविंग समथिंग कॉल्ड राइबोसोम्स, ठीक है, वो इसके पास होते हैं बिकॉज दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस, ऑलराइट.
उसके बाद तुम देख रहे हो ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स दो यहाँ बनाए हैं, ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, विच इज़ द इनर वन, यही अंदर की तरफ चली जाती है, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड इनवेजिनेशन ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये अंदर जाके बनाते हैं स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड मीजोजोम्स, ठीक है, या क्रोमैटोफोर्स। अब ये मीजोजोम्स क्रोमैटोफोर्स क्या है हम लोग थोड़ी देर में समझने वाले हैं, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। तो बस ये समझना, दिस मीजोजोम्स और क्रोमैटोफोर इज नथिंग बट इनवेजिनेशन ऑफ योर व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। देन वी माइट हैव एन एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए विच इज कॉल्ड अ प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड हो सकता है हो सकता है ना हो, ठीक है तो बढ़िया, नहीं है तो बढ़िया, कोई बात नहीं, बट दे माइट हैव अ प्लाज्मिड ऑल्सो, ऑलराइट। जैसे ही मैंने बताया कि हो सकता है ये मूवमेंट कर पाए, लोकोमोशन कर पाए, जो कि हमारे बाकी सारे कर पा रहे थे, सिर्फ सर्कुलर वाले स्फेरिकल वाले कोकाई नहीं कर पा रहे थे, राइट। तो अगर मूवमेंट कर पा रहे तो उनके पास फ्लैजिला होंगे, तो वी माइट हैव फ्लैजिला, we might or might not have flagella, okay. Then we have small structures called outside structures called pili, which is basically used for reproduction, तो वो भी हमारे हो सकते हैं हमारे नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे कुछ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच इज़ कॉल्ड व्हाट, फिम्ब्रे, ठीक है। ये जो हमारे हैं इनका रीज़न लोकोमोशन नहीं है, इनका रीज़न रिप्रोडक्शन नहीं है, इनका रीज़न है चिपकना फ्रॉम द सबस्ट्रेट, जहाँ पे भी ये प्रेजेंट है बैक्टीरिया। तो अगर वो किसी सरफेस से चिपकना चाह रहा है तो उसके लिए हमारे फिम्ब्रे होते हैं, ठीक है, ऑलराइट। देन यहाँ पे फूड वैक्यूल नहीं है, बिकॉज एज यू कैन सी कोई भी हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं हो सकता है, तो वी माइट हैव स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है, एंड दीज आर बेसिकली फॉर योर फूड स्टोरेज, ठीक है। तो ये एक आई नो कि स्ट्रक्चर मैंने बहुत ज़्यादा हेवायर सा बनाया है, बट दिस इज़ द फीलिंग और द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता, यू हैव टू वेरी वेरी क्लियरली डिस्कस अबाउट व्हाट आर दीज, जो हमारा आउटर स्ट्रक्चर्स जैसे कि हमारे तीन है विच इज़ फ्लैजिला, फिम्ब्रे एंड पिलाई, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। वी विल डिस्कस कि हमारा मीजोजोम और क्रोमैटोफोर्स क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस, ठीक है। राइबोसोम्स हमने डिस्कस कर लिया है, दैट दे मे बी प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर रीजन होता है, मैं इसको न्यूक्लियस भी नहीं बोलूँगी बिकॉज इट इज़ नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, तो आई कैन नॉट से दिस न्यूक्लियस, सो आई विल कॉल दिस न्यूक्लियर रीजन एज न्यूक्लियोइड। आई एम नॉट कॉलिंग दिस न्यूक्लियोइड, इसका मतलब ही इसका नाम न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट अ ट्रू न्यूक्लियस, बिकॉज ये ट्रू नहीं है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये इतना परफेक्ट नहीं है, तो इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलने की जगह न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस बट दे डू हैव अ न्यूक्लियोइड, ओके। सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो अभी मैंने बात की अबाउट द इनवैजिनेटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी सेल की, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल की, वो ऐसे अंदर की तरफ आ जाती है एंड दे फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मीजोजोम्स एंड क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। दीज टू मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन योर प्रोकैरियोटिक सेल, बट ये होते क्या है वो समझ ले रहे हैं। मीजोजोम्स का जो फीचर होता है या स्ट्राइकिंग फीचर होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेनली फॉर रेस्पिरेशन। इसको याद ही ऐसे रखना कि मीजोजोम्स का मेन फंक्शन इज़ फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। और इसके अंदर होंगे ऑफकोर्स रेस्पिरेटरी एंजाइम, जो कि रेस्पिरेशन में काम आ रहा है, क्लियर। देन इंपॉर्टेंट काम ये भी है दैट इट हेल्प्स इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट काम तुम्हें क्या याद रखना है, जो ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड हमेशा तुम्हें याद होना चाहिए, इज द रेस्पिरेशन विच इज़ परफॉर्म बाय मीजोसोम्स, ठीक है। इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। सेकेंडरी, इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल के बाइनरी फिजन में भी हेल्प करता है, और डीएनए रेप्लिकेशन, बिकॉज बाइनरी फिजन होगा तो डीएनए रेप्लिकेट तो होगा ही ऑफ कोर्स, राइट, उसमें भी हमारे मीजोसोम्स हेल्प करवाते हैं। बिकॉज इस सेल के पास बहुत कुछ नहीं है, बेचारा बहुत गरीब सेल है, बहुत पुराने ज़माने का ओल्ड सेल है, इसके पास न्यूक्लियस भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनल्स भी प्रॉपर नहीं है, तो इसके पास जो जो चीज़ें हैं ना उसी की ये बहुत हेल्प ले लेता है, राइट। तो ये जो मीजोसोम्स होते हैं ये हमारा रेस्पिरेशन भी करा रहे हैं जी, सेल वॉल भी फॉर्मेशन करा रहे हैं, बाइनरी फिजन भी करा रहे हैं, तो एक ही चीज़ बहुत काम करा रही है इसके पास, राइट। तो इसलिए वो सब तुम्हें याद होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द फंक्शन ऑफ योर मीजोसोम्स इज, ओके। टॉकिंग अबाउट क्रोमैटोफोर्स क्यों बोला हमने इसको, बिकॉज दे आर हेल्पिंग द सेल इन
फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं तो उनके पास ऑफकोर्स फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स होंगे, राइट। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच द बैक्टीरिया इज गोइंग टू मेक इट इट्स ओन फूड। अपना खाना खुद बनाने वाले बैक्टीरिया जब, उसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। एंड क्रोमैटोफोर इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर दैट, ठीक है। तो इसके पास फोटोसिंथेसिस होगा। तो दो मेन स्ट्राइकिंग फीचर डिफरेंस तुम याद रखोगे वो ये है दैट मीसोसोम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रेस्पिरेशन और क्रोमैटोफोर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स सेल्स होते हैं विच आर मोस्टली बैक्टीरियाज, ओनली बैक्टीरियाज रादर, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इनके पास बहुत ही एक डाइवर्स वेराइटी है, ठीक है, ऑफ बीइंग ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक, ओके। तो अगर ये ऑटोट्रोफिक है मतलब अपने खाना खुद बना पा रहे हैं तो दैट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मतलब अपना खाना खुद तो बना रहे हैं बट विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है, सनलाइट की हेल्प से बना रहे हैं एंड दैट इज फोटोसिंथेसिस, राइट। दूसरा टाइप का सिंथेसिस ऑफ फूड है व्हेन दे आर मेकिंग देयर ओन फूड बट नॉट विद द हेल्प ऑफ फोटो और लाइट बट विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कीमोसिंथेसिस, ठीक है। अब ये केमिकल एनर्जी कहाँ से आ रही है? दिस इज कमिंग थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे अमोनिया, नाइट्रेट, ठीक है। ये सब ऑयल हमारे सॉइल में ऑलरेडी होते हैं और इनका जब ऑक्सीडेशन कराता है या ऑक्सीडेशन होता है ये बैक्टीरियाज की वजह से, ठीक है, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिससे कि ये अपना खाना बनाते हैं। सो दैट इज बेसिकली योर कीमोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ऑटोट्रोफिज्म, यानी कि अगर हमारा बैक्टीरिया खुद से खाना बना रहा है तो या तो फोटोसिंथेसिस से बनाएगा, ठीक है, या कीमोसिंथेसिस से बनाएगा। और ये दोनों कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ कौन? हमारे मोनोरेंस, ठीक है। मतलब इनमें से कोई एक कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा या कीमोसिंथेसिस कर रहा होगा या हेट्रोट्रोफिक होगा, ठीक है। बट ये जो तीनों टाइप के हमारे पास मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है ये सिर्फ मोनरा में हमें दिखते हैं, प्रोटिस्टा में हमें नहीं दिखते हैं तीनों के तीनों, ठीक है। कीमोसिंथेसिस एटलीस्ट हमें नहीं दिखता वहाँ पे, ओके। नेक्स्ट टाइप इज़ कि या तो अपना खाना खुद बना रहे हो, वो बात हमने पढ़ ली। अगर अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं यानी कि किसी और पे डिपेंडेंट है तो वी कॉल देम एज हेट्रोट्रोफिज्म एंड हेट्रोट्रोफिज्म इज गोइंग टू बी द मेजॉरिटी वाला, यानी कि मैक्सिमम हमारे जो होते हैं सारे के सारे हमारे बैक्टीरियाज दे आर मैक्सिमम दे आर हेट्रोट्रोफिक इन नेचर। उसमें भी वी हैव टाइप्स, वी हैव पैरासिटिक यानी कि दे विल बी डिपेंडिंग ऑन अ होस्ट सेल और सारा का सारा बना बनाया न्यूट्रिशन उससे खींच लेंगे, ठीक है। या फिर सिम्बायोटिक विच मीन्स दे विल गिव समथिंग अचीव समथिंग, है ना। और या फिर सैप्रोफिटिक विच मीन्स दे विल डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तीन टाइप के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं इन योर हेट्रोट्रोफिक। मैक्सिमम वाला मेजॉरिटी वाला है सैप्रोफिटिक। तो मोस्ट बैक्टीरियाज हेट्रोट्रोफिक होंगे, उसमें से भी मैक्सिमम सैप्रोफिटिक होंगे, ठीक है। कुछ कुछ हमारे पैरासिटिक होंगे, कुछ कुछ हमारे सिम्बायोटिक होंगे और जो अपना खाना खुद बना रहे होंगे वो या तो फोटोसिंथेसिस से बना रहे होंगे या कीमोसिंथेसिस से बना रहे होंगे, क्लियर। तो ये हमारा हो गया न्यूट्रिशन इन योर मोनोरेंस और योर प्रोकैरियोटिक सेल्स, ओके। और राइट, तो अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होता कैसे है, ठीक है। हमें पता है कि जनरली जो हमें फोटोसिंथेसिस पता है, राइट, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। हमें लगता है ना कि प्लांट्स ऑक्सीजन सिंथेसाइज करते हैं, वाओ कितने अच्छे हैं, ओके। बट एक्चुअली रेस्पिरेशन जब प्लांट्स में होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं हमारी तरह, ओके। बट जब उनमें होता है फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है तुम्हारा ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है फोटोसिंथेसिस हमारे लिए, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट मेन चीज़ होती है कि जो पानी होता है वाटर, ओके, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट एक्चुअली ब्रेक्स, ओके, एंड विच ऑफ कोर्स रिलीजेज द ऑक्सीजन गैस और वहीं से हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है, ठीक है। बट ये प्रोसीजर जो होता है ये बैक्टीरियाज में नहीं होता। बैक्टीरियाज के अंदर पानी तो यूज़ ही नहीं हो रहा, ठीक है। पानी इज़ नॉट बीइंग यूज्ड बाय द बैक्टीरियाज, रिमेंबर दैट, राइट। तो पानी नहीं यूज़ हो रहा तो कहाँ से क्या चीज़ यूज़ हो रही है, ठीक है। कुछ तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होगा ना, तो उसके अंदर यूज़ होता है हाइड्रोजन सल्फाइड विच एक्चुअली इज़ एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। और क्योंकि बैक्टीरियाज हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं, दैट काइंड ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड योर एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रहा है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ओके। और ऐसे बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं फोटोलिथोट्रॉप्स, ठीक है। अब ये समझ में आ गया हमें। नाउ इसमें भी हमारे पास टू टाइप्स है, वी हैव ग्रीन सल्फर एंड वी हैव पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज, इन जिनको हम लोग बैक्टीरियो विरिडीन या बैक्टीरियो पर्प्यूरिन कहते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बट बिकॉज एनसीईआरटी में एक जगह मेंशन्ड है, सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ मेंशनिंग दिस हियर। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग राइट हियर टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं होता है। बैक्टीरियाज एक्चुअली यूज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ओके,
for their oxidation reduction purpose and which is of course inorganic, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक हो तो क्या हो गया, अगर इनऑर्गेनिक है यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हो रही है फॉर द प्रोसेस ओके टू हैपन, तो फोटो लिथोट्रॉप्स हो गए। पर अगर कोई ऑर्गेनिक एंटिटी यूज हो रही है इंस्टेड ऑफ इनऑर्गेनिक तो हमारा फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स हो जाएगा। और इसके भी दो टाइप्स है, ग्रीन नॉन सल्फर एंड पर्पल नॉन सल्फर, राइट। तो ग्रीन हम लोग नॉन सल्फर बोल रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड तो नहीं है, विच मीन्स ऑफ कोर्स इट इज अ फोटो ऑर्गेनोट्रॉप, राइट। अगेन ये भी ग्रीन और पर्पल वाला हो सकता है, ओके। सो जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि जो हम लोग नेचुरल ऑर्गेनिक नेचुरल फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं विच इज using water, that is not happening here, okay। Here they are not using water but hydrogen sulfide in case of photolithotropes and an organic entity in case of photoorganotropes। अब समझते हैं कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के बारे में जो कि ऑटोट्रॉफिक तो हैं क्योंकि ये भी अपना खाना खुद से ही बना रहे हैं, बट ये ऐसे ऑटोट्रोफ्स हैं जो खाना फोटोज यानी कि लाइट की हेल्प से नहीं बना के बल्कि कीमो यानी कि केमिकल्स की हेल्प से बना रहे हैं, ठीक है। They are also autotrophic but they will make their food with the help of chemical energy instead of the sunlight, ठीक है, और the light energy। पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन के हेल्प से ये अपना हाइड्रोजन विच इज एक्चुअली अ गैस, ठीक है, उसके हेल्प से ये अपना खाना सिंथेसाइज करेंगे। तो इसका एग्जांपल याद रखना हाइड्रोजन मोनास, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सल्फर बैक्टीरिया। अब यहाँ देखो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हमने सल्फर के बारे में इतना कुछ पढ़ा, ग्रीन सल्फर, ठीक है, पर्पल सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड कंटेनिंग। तो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड कंटेनिंग है या फिर ग्रीन सल्फर तुम्हें या नॉन ग्रीन सल्फर कहीं पे दिखे, सो दैट इज अ डिफरेंट वन विच इज अ फोटोसिंथेटिक वन, राइट। बट यहाँ पे अगर सिर्फ सल्फर बैक्टीरिया हमें दिख रहा है तो दैट इज गोइंग टू बी एग्जाम्पल ऑफ कीमोसिंथेटिक, और इसका एग्जाम्पल है थायोबैसिलस, ओके। प्लीज़ ट्राई एंड, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम रिवाइज नहीं करेंगे तो गई भैंस पानी में, ठीक है। वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कीप मेमोराइजिंग, वी हैव टू कीप रिवाइजिंग, क्योंकि ये जो मैं ऐसे बोल रही हूँ ये सब ये यहाँ पे लिखा है तो मैं बोल पा रही हूँ, ठीक है। बट यू गाइस हैव टू रिमेंबर ऑल दिस स्टफ, राइट। तो वो कैसे आएगा, एक दिन से नहीं होगा, 2 दिन से भी नहीं होगा, बट रिविजन करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज आयन बैक्टीरिया। अब ये कौन से होते हैं, दे एक्चुअली यूज आयंस, ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस फॉर द कन्वर्जन और फॉर द मेकिंग ऑफ फूड। एग्जाम्पल इज फेरोबैसिलस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ओके। व्हाट इज अ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, द बैक्टीरियाज विच एक्चुअली हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, दे आर योर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। डीनाइट्रीफाइंग कौन से होते हैं, द वन विच आर मतलब ऑपोजिट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो फिक्स्ड नाइट्रोजन होती है उसको नॉर्मल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दे यानी कि गैसियस नाइट्रोजन में, दोज आर योर डीनाइट्रीफाइंग वंस, ठीक है। और ये हमारा होता है डीनाइट्रीफाइंग, ओके। Talking about the nitrifying ones, we have these examples. We have Nitrosomonas, Nitrococcus, Nitrocystis and Nitrobacter, ठीक है। अब ये चारों नाम इतने इंपॉर्टेंट है ना, जितना इंपॉर्टेंट आज का डिनर भी नहीं होगा तुम्हारा अगर तुम रात में ये वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। बिकॉज दीज 4 नेम्स हैव बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन योर एग्जामिनेशंस एंड लेट मी टेल यू यार, आई थिंक इस साल भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये चारों नाम ऐसे याद कर लो जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि है, लेट मी जस्ट टेल यू दिस, ठीक है। वेल ये करते क्या है, दे एक्चुअली फिक्स द नाइट्रोजन, ओके। जो नाइट्रोजन अमोनिया गैस होती है इससे पहले दे मेक NO2 माइनस विच इज नाइट्राइट, okay, and then they convert the nitrite ion to the nitrate ion, ठीक है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं about this nitrite and nitrate। प्लीज रिमेंबर NO2 माइनस, जो छोटा वाला 2 होता है दैट इज नाइट्राइट, जो बड़ा वाला 3 होता है दैट इज नाइट्रेट, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। तो ये है हमारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, ओके। अगेन रिमेंबर ये भी हमारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं बट दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी एंड नॉट विद द हेल्प ऑफ योर लाइट एनर्जी, ठीक है। ओके तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, तो ये बॉक्स में जितने भी एग्जांपल्स हैं इनमें से कौन से मेरे ऑटोट्रोफिक हैं और कौन से मेरे हेट्रोट्रोफिक हैं, ओके। सो कैन यू टेल दैट। वेल क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि तुम बताओ कितने वो हैं कितने वो। क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑटोट्रोफिक, टेक द करेक्ट आंसर, 1 2 3 4। इनमें से कितने तुम्हारे ऑटोट्रोफिक है उतने पे टिक कर दो, ठीक है। अब ऑटोट्रोफिक है मतलब अपना खाना खुद से बना रहे हैं, चाहे लाइट से बनाए यानी कि फोटोसिंथेसिस से बनाए या फिर केमिकल सिंथेसिस से बनाए या फिर कीमोसिंथेसिस से बनाए, ठीक है। खाना खुद बनाना चाहिए। सो नाइट्रोसिस्टिस अभी तो पढ़ा, कीमोसिंथेटिक होता है विच इज अगेन ऑटोट्रोफिक, ठीक है। राइजोबियम हमारा एक हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होता है, ओके। रोडोस्यूडोमोनास अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, ठीक है। इट ऑल्सो इज अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया विच इज ऑटोट्रोफिक, ठीक है।
स्यूडोमोनास एक्चुअली इज अ हेटेरोट्रोफिक वन एंड थायोबैसिलस अभी तो पढ़ा क्या होता है, ऑटोट्रोफिक होता है, ठीक है, कीमोसिंथेटिक कैटेगरी में आता है. सो इफ आई काउंट द ऑटोट्रोफिक इट इज 1 2 3. ओके, सो वी हैव 3 इज माय आंसर, दैट 3 इस बॉक्स में से आर द वंस विच आर ऑटोट्रोफिक इन नेचर. ओके, सो अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ दिस बैक्टीरिया विच वी हैव बीन स्टडिंग फॉर क्वाइट अ वाइल. ठीक है, तो बैक्टीरिया जो हमारा होता है इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहला होता है हमारा आर्के बैक्टीरिया और दूसरा होता है हमारा यू बैक्टीरिया. ठीक है, अब आर्के आर्के आर्काइक से तुम्हें क्या वर्ड याद आता है? मुझे तो आता है आर्कियोलॉजी, यानी कि बहुत पुराना, समथिंग जो आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं ना जो पुरानी चीज़ें खोद के निकालते हैं, है ना. तो ऐसे याद करो, आर्के बैक्टीरिया इज द इवन ओल्डर वन. ठीक है, और जो यू बैक्टीरिया है, जैसे हमने प्रोकैरियोट्स पढ़े थे ना, प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? जो बहुत पुराने होते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव वंस होते हैं, राइट, इसलिए वो थोड़े अंडर डेवलप्ड भी होते हैं. तो ऐसे ही समझेंगे हम आर्के बैक्टीरिया को भी. आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में ये डिफरेंस है कि जो हमारे यू बैक्टीरिया होते हैं इनको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली द बैक्टीरिया. तो ऐसा क्या है इनके अंदर कि हम इनको ट्रू बोल रहे हैं और बेचारों उनको फॉल्स बोल रहे हैं? ठीक है, क्या ऐसा बिगाड़ा है आर्के बैक्टीरिया ने इस दुनिया का कि उनको हम लोग फॉल्स बोल दे रहे हैं? ठीक है, सो फॉल्स नहीं बोल रहे हैं, बट हम उसको यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोल रहे हैं. तो देखो, यू से ट्रू राइम कर रहा है तो उसको तो आई थिंक यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस कि यू बैक्टीरिया इज एक्चुअली द ट्रू बैक्टीरिया. ठीक है, और ऑफ कोर्स अगर ये ट्रू है तो वो एक्चुअली थोड़ा सा फॉल्स हो सकता है. बट समझते हैं कि क्या डिफरेंस है, राइट. डिफरेंस देखो 2 है. पहला डिफरेंस है सेल वॉल में, जो मैंने CW लिखा है दिस इज एक्चुअली सेल वॉल. ठीक है, और दूसरा डिफरेंस है सेल मेम्ब्रेन में. एक है सेल वॉल, एक है सेल मेम्ब्रेन. डिफरेंस सारा खेल इन दोनों का है. ठीक है, तो अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो एक्चुअली सेल वॉल में एक कंपोनेंट होता है म्यूरिन और म्यूरामिक एसिड, जो कि होना चाहिए. ओके, विच एक्चुअली इज अ प्रॉपर्टी फॉर दैट ऑफ योर बैक्टीरिया. ठीक है, पर अगर वो हमारा स्यूडो है, मतलब फॉल्स है, ओके, दैट इज द केस इन योर आर्के बैक्टीरिया. सो इन देयर सेल वॉल्स दे हैव अ स्यूडो म्यूरिन. ओके, whereas in case of you bacteria, or let's call them true bacteria, they have the real murine or the muramic, not real but actually the muramic acid or the murine. Okay, but जो pseudo मतलब pseudo का मतलब ही होता है false. ठीक है, तो जो pseudo murine है that is present in the ones which are archaebacteria, which by far we know are not very true bacteria. ठीक है, second one is the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन जो हमारी होती है इन जनरल, ठीक है, अगर जनरली मैं बात करूँ, इट इज़ ऑलवेज हैविंग अ बाई लिपिड लेयर, यानी कि 2 लिपिड की लेयर्स होती हैं. ठीक है, ये जनरल चीज़ है, ये हमेशा होनी चाहिए. ठीक है, तो बाई लिपिड लेयर है यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया के अंदर, बट जो हमारे आर्के बैक्टीरियाज है इनके अंदर है मोनोलिपिड लेयर. तो पूरी दुनिया में अगर मैं कंपेयर करूँ, एवरी organism, not even talking about the bacteria which have a cell membrane, okay, and everybody has a cell membrane, okay, तो उनके सेल मेम्ब्रेन में हमेशा बायोलिपिड लेयर होनी चाहिए. बट सिर्फ आर्के बैक्टीरियाज ऐसे हैं जिनके पास एक्चुअली एक मोनोलिपिड लेयर है. ओके, सो इज दिस क्लियर? वी हैव 2 क्लासिफिकेशंस, वी हैव आर्के बैक्टीरियाज एंड वी हैव यू बैक्टीरियाज और ट्रू बैक्टीरियाज. ओके, एंड इन दोनों के अंदर द मेन डिफरेंसेस इन बिटवीन सेल वॉल्स एंड सेल मेम्ब्रेन्स, एंड यू नो द व्हाट द डिफरेंसेस. क्लियर? तो पहले डिटेल में समझते हैं हमारे आर्के बैक्टीरिया. ठीक है, आर्के बैक्टीरिया के बारे में हमने अभी भी क्या पढ़ा कि इनकी जो सेल वॉल होती है ये होती है स्यूडोम्यूरिन, इसके अंदर स्यूडोम्यूरिन होता है, और हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मोनोलिपिड लेयर होती है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ बायोलिपिड लेयर. ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारे हार्श इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप की हार्श इन्वायरमेंट जिसको हम डिस्कस करेंगे हम अभी, उसमें हमारे आर्के बैक्टीरिया आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, इनके पास सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अलग होती है, इसीलिए एग्जिस्ट कर सकते हैं. व्हाट इज द रीजन व्हाई दे कैन एग्जिस्ट इन ऑल दीज हार्श कंडीशंस? बिकॉज इनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो अलग है. ठीक है, जो हमारी मोनोलिपिड लेयर हमने पढ़ी है अभी, ओके, दैट मोनोलिपिड लेयर बिकॉज वो अकेली है तो मतलब ये नहीं कम है, इट इज एक्चुअली अ वेरी हाईली ब्रांच्ड वन. सो इट इज़ अ वेरी हाईली ब्रांच्ड लिपिड लेयर जो कि हमारी होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे. ठीक है, एंड विच एक्चुअली इज़ अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट, जो कि विच मेक्स देम एग्जिस्ट इन अ वेरी हार्श कंडीशन. ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शन क्या क्या है? आर्के बैक्टीरिया ऑफ कोर्स हमारे प्रोकैरियोट्स होंगे. ठीक है, ये तो पता है हमें, जनरली सारे प्रोकैरियोट्स, जनरली नहीं सारे प्रोकैरियोट्स ही होंगे, बट इसमें कुछ कुछ यूकैरियोटिक बिहेवियर देखने को हमें मिलता है, जो कि है कि इसके DNA में होते हैं इंट्रॉन्स और उनके पास होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स. ये दोनों चीज़ें हमारे प्रोकैरियोट्स में नहीं होनी चाहिए आइडियली, बट
कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर है जो हमारे आर्के बैक्टीरिया शो करते हैं, विच इज़ टू थिंग्स, दैट इज डीएनए इज हैविंग द इंट्रॉन्स एंड हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की वजह से दे कैन एग्जिस्ट इन अ वेरी वेरी हार्श कंडीशंस। ठीक है, अब हार्श कंडीशंस तो बहुत तरीके के होते हैं यार। ठीक है, अब ये सारे हार्श कंडीशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला वाला है हमारा मिथैनोजेंस। ओके, मिथैनोजेंस एग्जिस्ट करते हैं, बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, मिथैनोजेंस, हैलोफाइल्स एंड थर्मो एसिडोफाइल्स। ओके, टॉकिंग अबाउट द मिथैनोजेंस, ये एग्जिस्ट करते हैं हमारे स्वैम्पी और मार्शी एरियाज में। ठीक है, जहाँ पे दलदल, जो भी दलदल वाले इलाके होते हैं वहाँ पे। ओके, गट्स ऑफ र्यूमिनेंट एनिमल्स, र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं हमारे जो भी च्यूइंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमारे कैटल है ना, जो बहुत देर तक अपना खाना च्यू करते हैं, उनके गट के अंदर, गट यानी कि उनके इसोफेगस के अंदर एक एरिया होता है जहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो गट्स ऑफ र्यूमिनेंट एनिमल्स में मिथैनोजेंस होते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। देन राइस पैडी फील्ड्स में ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं और हमारे बायोगैस प्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेट एनारोब्स, विच मीन्स दे विल ऑलवेज डू एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली। ठीक है, और बायोगैस, अब बायोगैस में हमारी कौन सी गैस रिलीज होती है, मिथेन। ठीक है, तो मिथेन है और मिथैनोजेंस है, ऑफ कोर्स नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा दैट दे आर यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स मतलब होता है हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ये भी तो एक एक्सट्रीम कंडीशन है। सो बेसिकली मैंने जैसे कि बोला कि दे एग्जिस्ट इन द एक्सट्रीम कंडीशंस। एक्सट्रीम कंडीशंस कौन कौन सी हो गए हमारे, मिथैनोजेंस, हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स मतलब वेरी वेरी हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एरियाज में, और ये हमारे हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, मतलब जनरली दे विल बी एरोबिक, बट अगर चाहे तो एनारोबिक भी बन सकते हैं। ठीक है, कुछ टाइप में एनारोबिक भी हो जाएंगे। लास्ट वन इज थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स अगेन ऑफ 3 टाइप्स, मतलब इसका जो मीनिंग है वो ये है कि हाई टेम्परेचर और लो पीएच और हाई एसिडिटी। ओके, लो पीएच होगी तो ऑफकोर्स हाई एसिडिटी तो होगी, तो ये थर्मो एसिडोफाइल्स है, ये भी तो एक एक्सट्रीम कंडीशन हुआ, राइट। एंड दीज आर ऑल्सो योर फैकल्टेटिव एनारोब्स जस्ट लाइक योर halophiles. Okay, so we are clear with what is archaebacteria, why is it different than your eubacteria or true bacteria. Okay, and why is it available, or it can help, it can grow in extreme weather condition, not weather but extreme conditions. ठीक है, तो because of the structure of cell wall and cell membrane, और हमने extreme conditions भी पढ़ लिए और हमने सारे के सारे examples भी discuss कर लिए. So I hope we are clear with what is the archaebacteria. ठीक है, alright. अब आते हैं हमारे यू बैक्टीरिया पे। यू बैक्टीरिया इज डिफरेंट देन योर आर्के बैक्टीरिया बिकॉज दे हैव अ वेरी रिजिड सेल वॉल। ठीक है, बहुत ही रिजिड इनकी सेल वॉल है, और दूसरा इनके पास जो फ्लैजिला है, ओके, वो या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता। ठीक है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दे हैव वेरी वेरी रिजिड सेल वॉल। ओके, अब यू बैक्टीरिया को भी 2 क्लासिफिकेशन इसकी जो हमें पढ़नी है अभी। फर्स्ट इज द साइनो बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज द माइकोप्लाज्मा। ओके, तो एक एक करके पकड़ते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज दिस साइनोबैक्टीरिया, और इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गे और BGA, ठीक है, भी बोलते हैं, राइट। सो फर्स्ट वन इज अंडर योर यू बैक्टीरिया इज साइनोबैक्टीरिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड योर ब्लू ग्रीन एल्गे। तो पहले तो देखो कि ये ग्रो कहाँ करते हैं, दे ग्रो इन एक्वेटिक लाइफ और द मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, जहाँ पे एक्वेटिक लाइफ में हो सकते हैं या मॉइस्ट सॉइल में दे कैन एग्जिस्ट। देन दे यूनिसेलुलर, ये तो पता ही था हमें, ऑफ कोर्स बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो इट हैज़ टू बी यूनिसेलुलर, राइट। बट दे कैन बी कॉलोनियल एंड कॉलोनी में भी दे कैन बी फिलामेंटस, यानी कि यूनिसेलुलर तो ये है, वो बात तो हमें पता है बिकॉज दिस इज अ बैक्टीरिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट, व्हिच इज ऑलवेज यूनिसेलुलर। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अकेले एग्जिस्ट ना करके दे माइट एग्जिस्ट इन कॉलोनीज टुगेदर। ओके, जिसके बारे में हम अभी आगे चलकर पढ़ेंगे भी। एग्जाम्पल है इसका बहुत ही फेमस नॉस्टॉक और एनाबीना, ऑलराइट। ओके, सो दीज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो तुम्हें याद करने हैं, राइट। सो दे कैन एग्जिस्ट इन कॉलोनीज, और ये जो कॉलोनीज होती हैं दे कैन बी फिलामेंटस इन फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। ऐसा नहीं कि कोई नई कैरेक्टरिस्टिक है तुम्हारे साइनोबैक्टीरिया की बीइंग यूनिसेलुलर, बट दे कैन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ कॉलोनीज। एग्जाम्पल योर नॉस्टॉक एंड एनाबीना, हमेशा याद ही कर लो, नॉस्टॉक एनाबीना साथ में आएगा बिकॉज दे आर कॉलोनियल साइनोबैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, सेल वॉल तो रिजिड होती ही है, वो तो पता ही है हमें, बट समटाइम्स दे हैव अ सेल वॉल सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ, या फिर इसको हम लोग जेल शीथ भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिलेटिनस कवरिंग से, जिलेटिनस, इसको जिलेटिनस लिख लो यार, ठीक है, जिलेटिनस शीथ। ओके, सो ये एक
gelatinous sheath होती है which actually surrounds your cell wall, which is called the mucilaginous sheath, जिसका एग्जाम्पल आगे जाके हम देखेंगे, राइट। तो ये एक अलग बात है which exists in your blue green algae, okay, and they are non-motile, which means the flagella is of course absent. All right, okay, wait, what did I just do? Yeah, नेक्स्ट इज योर क्रोमैटोफोर, ठीक है। अब क्रोमैटोफोर क्या था, हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि क्रोमैटोफोर एक्चुअली एक इनवैजिनेशन ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसके ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लांट जो है या फिर जो हमारा एल्गे मतलब बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल उनके पास नहीं होता है, ओके, बट इन केस ऑफ योर साइनोबैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन algae they will have chlorophyll, okay, which is chlorophyll A. ये पिगमेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज अ पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ योर साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae, ठीक है। तभी तुम ब्लू ग्रीन में एक ग्रीन वर्ड आ रहा है ना, ये जो ग्रीन कलर है ये आ रहा है बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल ए। सो दे आर फोटोसिंथेटिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इज क्लोरोफिल ए, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो होती है दैट इज फाइकोबिलिन प्रोटीन्स। अब ये जो फाइकोबिलिन प्रोटीन्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, यू कैन सी फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। फाइकोसाइनिन गिव्स अ ब्लू कलर टू इट एंड फाइकोएरिथ्रिन गिव्स अ रेड कलर टू इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव अ ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। रेड कलर का भी हो सकता है इन केस ऑफ फाइकोएरिथ्रिन, बट विच इज़ अ वेरी रेयर केस, ठीक है। मेनली हमारा होता है फाइकोसाइनिन बिकॉज ऑफ विच इट इज़ ब्लू, एंड अगेन वी हैव ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इनके पास एक गैस वैक्यूल होता है। द एक्चुअल वैक्यूल जो होना चाहिए जो प्लांट्स के अंदर होता है वो इनके पास एब्सेंट होता है, बट दे हैव अ वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर और अ स्यूडो वैक्यूल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ गैस वैक्यूल। और क्योंकि ये गैस वैक्यूल है तो बेसिकली ये हमारे जो algae है, जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है, इसको एक बॉयंसी दे रहा है, यानी कि इट विल बी एबल टू फ्लोट ऑन योर वाटर, ठीक है, ताकि फोटोसिंथेसिस कर पाए। सो आई थिंक इट्स क्वाइट सिंपल दैट वे। ऑलराइट, मूविंग ऑन, जैसे कि मैंने अभी एक म्यूसिलेजिनस शीथ की बात की थी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर नॉस्टॉक जिसके बारे में बात की थी, एंड यू कैन सी कि ये हमारा एक फिलामेंटस या कॉलोनियल हमारा ये साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के सेल्स तुम्हें दिख रहे हैं, है ना। अब ऑफकोर्स बैक्टीरिया है तो यूनिसेलुलर तो है ही, बट इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग अलोन इट इज एग्जिस्टिंग इन फॉर्म ऑफ कॉलोनीज टुगेदर। अब कॉलोनी है तो एवरीबडी इज गोइंग टू डू इट्स ओन वर्क, राइट। तो हमारे पास जो नॉर्मल सेल्स हमें यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं विच आर नॉट दिस हैविंग दिस पर्पल थिंग इन बिटवीन, दे आर योर वेजिटेटिव सेल्स विच आर गोइंग टू डू नॉर्मल वर्क ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यानी कि CO2 फिक्सेशन करेंगे, ठीक है। बट जो बाकी हमारे ऐसे ऐसे सेल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ठीक है, कुछ सेल्स हमारे ऐसे हैं जो स्पेशलाइज हो जाते हैं, दीज सेल्स आर नॉट गोइंग टू बी परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस बट नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, ठीक है। एंड यू कैन सी आउटसाइड एक जिलेटिनस लेयर जो कि म्यूसिलेजिनस शीट है जो हमें यहाँ पे दिख रही है, जिसको हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, राइट। ओके, एग्जाम्पल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू कैन सी द नॉस्टॉक एनाबीना जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले समझा, लास्ट स्लाइड में तो हमने फोटो भी देखी है नॉस्टॉक की, ठीक है। सो दे आर फ्री लिविंग एज वेल एज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। मतलब सिम्बायोटिक मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं और अकेले भी कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल गाइस, ठीक है। ये जो हमारे ओलोसेरा होते हैं, these are free living nitrogen fixers. They are not symbiotic, they are free living and they are found in rice and paddy fields, okay. Again, this spirulina is a single cell protein, again very very important, okay, and this oscillatoria and microcystis actually cause algal bloom, ठीक है। तो हम कभी कभी पानी में देखते हैं कि बहुत सारा एक साथ मतलब द वाटर बॉडी इज एक्चुअली कवर्ड विद अ ग्रीन काइंड ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो वो हमारा यही बेसिकली होता है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड algal bloom, जिसकी वजह से हमारा एक्वेटिक लाइफ बहुत डैमेज हो जाती है, ओके। मतलब क्योंकि उनको सरफेस पे सारी की सारी algae आ जाएगी तो उनके पास ऑक्सीजन तो नहीं पहुंचेगा ना, दे विल डाई ऑफ कोर्स, राइट। उसको हम बोलते हैं algal bloom, right, and this is actually a bacteria or a blue green algae, ठीक है, which causes marine, it's actually a marine blue green algae which causes the red sea, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया की होने की वजह से इट कॉजेज द रेड कलर, एक रेड कलर ऑफ सी कॉज होता है। हमने थोड़ी स्लाइड पहले पढ़ा ना यहाँ पे ये रेड वाला, मे बी उनमें फाइक्रोएरिथ्रिन होता है, बिकॉज ऑफ दैट इट कॉजेज द सी टू लुक रेड इन कलर। सो दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अब बात करते हैं हमारे माइकोप्लाज्मा के बारे में, ठीक है, विच इज़ अदर दैन योर साइनोबैक्टीरियाज। और इनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? दे आर द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, द सेल वॉल इज एब्सेंट, ओके, फ्लैजिला इज ऑल्सो एब्सेंट, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, जैसे कि हमारा ह्यूमंस का होता है, तुम्हें पता होगा डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है, ऐसा इनका एक डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है, विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। इनसेंसिटिव टुवर्ड्स पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक्चुअली इज एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक काम होता है, क्या काम होता है उसका? बैक्टीरिया को मारना, और क्योंकि वो इट अटैक्स दिस सेल वॉल, ठीक है, बट सेल वॉल तो इसके पास है ही नहीं, तो इसलिए माइकोप्लाज्मा को नहीं मार सकता हमारा पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज मेसोसोम इज इम्पोर्टेंट इज एब्सेंट। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट डैश पॉइंट्स हो गए हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर योर माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब इनके कुछ नाम हैं जो हमें पढ़ने हैं, विच इज़ प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स और प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्लियोमॉर्फिक इनको हम क्यों बोलते हैं? जैसे कि मैंने बताया, इनके पास सेल वॉल नहीं है, तो ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, और क्योंकि अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं तो इनको हमने बोल दिया जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। अब क्योंकि ये वैसे तो ये मोनेरन्स हैं, तो इनको प्लांट बोलना गलती है, ठीक है, बट क्योंकि लिनस क्लासिफिकेशन में दे वर ऑल्सो कंसिडर्ड इन साइड योर प्लांट्स, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। वो पुराना नाम है बट ऐसा ही है, ओके। नेक्स्ट इज पीपीएलओ और प्लूरोनिमोनिक लाइक ऑर्गेनिजम्स और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्यों बोलते हैं इनको ये? बिकॉज ये फर्स्ट दे वर डिस्कवर्ड फ्रॉम द लंग्स, द मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसलिए इनको हम लोग प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं इनको हम लोग। नेक्स्ट इज दे आर ऑल्सो फैकल्टेटिव एनारोब्स, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन, फैकल्टेटिव मतलब वैसे तो एरोबिक होना चाहिए बट एनारोबिक भी कर सकते हैं, ठीक है। कैन ऑल्सो बी फाउंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड दे आर ऑल्सो हेट्रोट्रोफिक बट मोस्टली सैप्रोफिटिक। हेट्रोट्रोफिक मतलब जितने खाना खुद नहीं बना सकते, उसमें भी दे विल डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, एंड दैट इज द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। फाइनली इसकी है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एज यू कैन सी कि यहाँ पे इट इज़ अ बाइनरी फिजन विच इज़ हैपनिंग, ठीक है, यानी कि क्या होती है? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है हमारी, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट योर बाइनरी फिजन, जैसे कि तुम देख रहे हो कि 2 डॉटर सेल्स हमारे यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। बट दिस काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू ओनली हैपन इन फेवरेबल कंडीशंस। सब कुछ फेवरेबल कंडीशंस अगर इसको मिल जाएंगे हमारे बैक्टीरियल सेल को, तो वो ऐसे डिवाइड करेगा, बट अगर अनफेवरेबल कंडीशंस कहीं से आ गए, ठीक है, तो ये एक एंडोस्पोर बनाएगा, विच इज़ अ वेरी मतलब एक बहुत ही थिक कवरिंग वाला एक स्पोर होता है जो ये फॉर्म करेगा, बिकॉज अनफेवरेबल कंडीशंस है, बचाना भी तो है अपनी बॉडी को, है ना। सो इट विल फॉर्म दैट काइंड ऑफ एन एंडोस्पोर, एंड देन फाइनली व्हेन द राइट कंडीशंस अराइव इट विल परफॉर्म द रिप्रोडक्शन, ठीक है। बट क्योंकि हमारा जो चेंजेस होते हैं या जो वेरिएबिलिटी आती है, दैट हैपन्स ओनली विद द हेल्प ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो एनसीईआरटी के हिसाब से दे कैन ऑल्सो परफॉर्म अ सॉर्ट ऑफ, ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ वर्ड बहुत ज़रूरी है, ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टू, ठीक है। वैसे तो मोस्टली ये एसेक्सुअल करेंगे, ठीक है, बट sometimes they can also go for sort of sexual reproduction which is actually not a true one, true sexual तो नहीं करते हैं ये, but sort of sexual reproduction करते हैं for involving variability in their race, okay। तो ये हमारा था, इस वीडियो में हमने सारा समझा, okay, about the different classifications and mostly about the monerans, okay। So ये वीडियो आई होप सबको बहुत पसंद आई होगी, बट अभी काम ख़त्म नहीं होता है, यू ऑल हैव टू ऑफकोर्स रिवाइज योर नोट्स। थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर ये है, मैं मान रही हूँ, मैं तो बोल नहीं रही कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बट इसको इंटरेस्टिंग इसलिए बनाना है क्योंकि बनाना के बाद कोई ऑप्शन तो है नहीं, एग्जाम में तो आएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, तो ऑप्शन तो कोई है नहीं, तो उसको इंटरेस्टिंग ऐसे बना सकते हैं कि उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं और क्वेश्चन तो एडिटर पे प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस तो थोड़ा थोड़ा आता है ना उससे। सो लेट्स डू दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।